जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्पेशल स्टैटिस्टिक्स जीके और करेंट अफेयर्स के पार्ट 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपके अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आपके पास कोई भी वीडियो पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आज हम एक मोटिवेशनल लेकर आए हैं। वो मोटिवेशनल क्या है, देखते हैं मोटिवेशनल क्या लिखा हुआ है। क्या है मोटिवेशनल दोस्तों? अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो अगर दोस्तों जीवन में मुसीबत आए तो कभी घबराना मत, क्योंकि गिरकर उठने वाले ही तो इतिहास बदलते हैं। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में जितना भी मुसीबत है उससे आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि आपका जो कर्म है उसको कर्म को पूरा करिए, तभी आप इतिहास को बदल सकते हैं, तभी आप लोगों को मंजिल प्राप्त हो सकता है। इसलिए कभी मुसीबत को आप लेकर मत चलिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, मुगल सम्राट। क्या दिया है दोस्तों? मुगल सम्राट शाह आलम ने वर्ष किस ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों? मतलब बंगाल में दीवान प्रांत के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था शाह आलम को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, 1765 ईस्वी में। कब नियुक्त किया गया था? 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत नियुक्त किया गया था दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ? 1765 ईस्वी मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, क्या दिया है दोस्तों? 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था दोस्तों। चलिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। प्लासी में हार के बाद बंगाल के सिराजुद्दौला नवाब की हत्या कर दी गई थी दोस्तों। याद रखिए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था ना 1757 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1757 ईस्वी को हुआ था। बंगाल के कठपुतली नवाब मीर जाफर क्या स्थापित किया था दोस्तों? अगला पॉइंट देख लेते हैं। जब कंपनी प्रशासन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती तो मीर जाफर ने विरोध किया दोस्तों। क्या? जब कंपनी आंतरिक हस्तक्षेप करती थी तो मीर जाफर ने उसका विरोध किया। कंपनी ने उसे पदच्युत कर दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को स्थान किया गया। मतलब उसको फिर कंपनी से हटा दिया गया और फिर उसके स्थान पर क्या किसको लाया गया? मीर कासिम को स्थापित किया गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इस पर देख लेते हैं। जब मीर कासिम ने शिकायत की तो वह बदले में बक्सर 1764 ईस्वी में लड़ाई में हार गए, जैसे बंगाल से बाहर निकाल दिया गया और मीर जाफर को फिर से स्थापित किया गया दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें दिया गया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है? सितंबर 2021, क्या दिया गया दोस्तों? सितंबर 2021 में किसे असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों? याद रखिएगा, किसे समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर 3 हो जाएगा दोस्तों, लवलीना बोरगोहेन को दोस्तों। याद रखिएगा, किसको? लवलीना बोरगोहेन को, जो क्या अभी जो 2021 में जो हुआ था ओलंपिक, उसमें मेडल भी जीती थी लवलीना बोरगोहेन दोस्तों। याद रखिएगा, पैरा ओलंपिक में। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। 5 सितंबर 2021 को असम के शिक्षा मंत्री, क्या दिया गया दोस्तों? असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगू, याद रखिएगा दोस्तों, रनोज पेगू जो असम के शिक्षा मंत्री हैं, ने जानकारी प्रदान की कि ओलंपिक कहाँ से पदक विजेता। अभी हम बताया पहले कि लवलीना बोरगोहेन को असम के समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में इस पर देख लेते हैं। वह राज्य भर में समग्र शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने की मदद करेगी दोस्तों, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में वो बढ़ावा देने के लिए वो मदद करेगी। कौन? लवलीना दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला इसमें पॉइंट दिया गया है। लवलीना असम के गोलाघाट की रहने वाली दोस्तों, और वो असम की ही रहने वाली है, और वो पहली बार असम की खिलाड़ी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीती है। मतलब असम राज्य का पहला ऐसा खिलाड़ी है लवलीना जो वहाँ गोल्ड मेडल जीती है, सॉरी ये क्या जीती है? ओलंपिक में पदक जीती है दोस्तों। याद रखिएगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की मुक्केबाजी स्पर्धा में 69 कितने दोस्तों? 69 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीती है। वही पूछा जाएगा कि जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता गया था दोस्तों? तो कांस्य पदक जीती थी। कितने में? 69 किलोग्राम में भार में। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है? कौन सा जो है वो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। याद रखिएगा, आगमास। क्या है? आगमास जो है वो जैन धर्म के पवित्र तीर्थ ग्रंथ है दोस्तों। याद रखिएगा, क्या नाम है? अगमास दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है? जैन शब्द क्या है दोस्तों? जैन शब्द जीना से बना हुआ है। जैन शब्द किससे बना है? जीना से बना, जिसका अर्थ है विजेता। याद रखिएगा दोस्तों। अगला है पॉइंट, इसमें जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है जो दर्शन में निहित है, जो मुक्ति का मार्ग और आध्यात्मिक शुद्धता को ज्ञान का मार्ग सिखाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म प्रमुखता में आया दोस्तों। कितने शताब्दी में? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन प्रमुखता आया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के 24 महान शिक्षक थे। कितने? मतलब जैन धर्म का पूछा जाएगा कितने तीर्थकर थे? तो 24 थे दोस्तों। याद रखिएगा, जिन्हें तीर्थकर कहा जाता था, मतलब शिक्षक को क्या बोला जाता था? तीर्थकर कहा जाता था दोस्तों। याद रखिएगा। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे दोस्तों। याद रखिएगा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर पूछा जाएगा तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जबकि जैन धर्म के 23वें और 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें जो थे ना दोस्तों वो कौन थे? महावीर थे दोस्तों। याद रखिएगा, 24वें कौन थे? महावीर थे दोस्तों।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 24वें जो तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी थे। और अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, अगमास जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। क्या? अगमास जो है ना वो क्या है? जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों। अब जबकि त्रिपिटक किसका है? त्रिपिटक बौद्धों का है दोस्तों। त्रिपिटक क्या इसका है? त्रिपिटक, त्रिपिटक जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है दोस्तों, जबकि अगमास किसका है? जैन धर्म का है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया गया है। वधावन क्या है दोस्तों? वधावन नामक स्थान पर एक प्रमुख बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यहीं पूछा जा रहा है। मतलब वधावन नामक स्थान, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा दोस्तों। मतलब महाराष्ट्र में दोस्तों। किस राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में दोस्तों। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो मुंबई है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास वधावन में एक नया प्रमुख बंदरगाह स्थापित करने के लिए संवैधानिक मंजूरी दे दी है दोस्तों, याद रखिएगा। किस स्थान पर? वधावन में दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट दिया गया, परियोजना की कुल लागत 65,000 करोड़ है दोस्तों। इस परियोजना की जो कुल लागत है वो 65,000 करोड़ रुपया से अधिक होने की संभावना है दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें दिया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि वहीं पूछा जाएगा जवाहरलाल नेहरू जो है ना प्रमुख मतलब देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों, याद रखिएगा। और वधावत पोर्ट के विकास के साथ भारत विश्व में शीर्ष 10 कंटेनर मतलब 10 बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो गए दोस्तों। मतलब भारत में अगर पूछा जाएगा कुल बंदरगाहों की संख्या कितनी है? तो 10 है दोस्तों, याद रखिएगा। कितनी है? 10 है दोस्तों कुल बंदरगाहों की संख्या भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है दोस्तों? प्रमुख प्रदूषण क्या दोस्तों? प्रमुख प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मतलब 2 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं। क्या दिया गया है? 1984 ईस्वी में क्या दिया गया दोस्तों? 1984 ईस्वी में भोपाल गैस तराई की विनाशकारी दुर्घटना के बाद से हर साल क्या दिया गया दोस्तों? हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। मतलब जो भोपाल में जो हुआ था, जो मिथाइल आइसोसाइनाइड दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो था, मिथाइल आइसोसाइनाइड, उसी गैस की दुर्घटना के कारण जो 2 दिसंबर को हर वर्ष क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को इसमें देख लेते हैं। 2 दिसंबर 2021 को भोपाल गैस तराई की 37वीं वर्षगांठ थी। कितनी वर्षगांठ थी? 37वीं वर्षगांठ थी। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। वायु, जल और मिट्टी को बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा यह दिन प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के संबंध में लोगों को ध्यान आकर्षित करता है दोस्तों। किसके? वायु, जल और मिट्टी, मतलब तीनों को प्रदूषण बढ़ाने से रोकने के लिए क्या किया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? क्या है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चिनाब नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? चिनाब नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया? चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है दोस्तों। यह चिनाब नदी जो है ना वो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? इसे चंद्रभाग नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखिए। मतलब चिनाब नदी को चंद्रभाग नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ये जो कि कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में है। अगला पॉइंट है, यह एक प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान के में बहती है दोस्तों। मतलब जो चिनाब नदी है ना तो ये क्या है? मतलब जो ये प्रमुख नदी है जो भारत और पाकिस्तान में भी बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, यह पंजाब क्षेत्र की पांच प्रमुख नदियों में से एक है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब ये पंजाब जो क्षेत्र में है वो प्रमुख 5 नदियों में से एक जो है जिसको माना जाता है इस नदी को, सिंधु नदी को दोस्तों, याद रखिएगा। किस नदी को? सिंधु नदी को जो है पंजाब क्षेत्र के प्रमुख 5 प्रमुख नदियों में से एक माना जाता है दोस्तों। पूछा जाएगा अगर पंजाब की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो चंडीगढ़ है। जबकि हिमाचल प्रदेश का पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश कहाँ है? शिमला है दोस्तों। और वहीं पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में कौन है वहाँ का मुख्यमंत्री? तो जयराम ठाकुर है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया? हवा क्या दिया गया दोस्तों? हवा महल की पहली मंजिल के रूप में जाना जाता है। मतलब हवा महल की पहली मंजिल के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। हवा महल की पहली मंजिल किस रूप में जाना जाता है? तो शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया है? महल की पहली मंजिल को शरद मंदिर के रूप में जाना जाता है दोस्तों। सेकंड पॉइंट में देखते हैं। दूसरी मंजिल क्या है दोस्तों? दूसरी मंजिल रत्न मंदिर है। क्या है दोस्तों? रत्न मंदिर है जहाँ हमें तेज तरार कांच के बने सामान देखने को मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। थर्ड नंबर में है शीर्ष 3 मंदिरों, क्या है दोस्तों? शीर्ष तीन मंदिरों को विचित्र मंदिर, हवा मंदिर, प्रकाश मंदिर कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है महाराजा सवाई जय सिंह के पोते, क्या है दोस्तों? महाराजा सवाई जय सिंह के पोते महाराजा सवाई जय प्रताप सिंह जो जयपुर के संस्थापक थे दोस्तों। अगला पॉइंट है इसी में इसे लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था दोस्तों। मतलब किसने इसको निर्माण किया था दोस्तों? तो इसको लाल उस्ताद ने डिजाइन किया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। इसकी 5 मंजिल की बाहरी दीवारें मधुशाला से सटी हुई हैं दोस्तों। कितने? 5 मंजिल की बाहरी दीवारें जिसकी 9 से 53 छोटी खिड़कियों है,
झरोखे से सजाया जाता है दोस्तों। मतलब इसमें खिड़की की संख्या कितनी है, तो 953 है, जिन्हें झरोखों से सजाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इस मंदिर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 8 नंबर, भारतीय खाद्य निगम क्या है दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित किया गया था दोस्तों, मतलब एफसीआई की स्थापना कब किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। मतलब 1965 ईस्वी में स्थापित किया गया था दोस्तों भारतीय खाद्य निगम के स्थापना। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। सरकार ने 14 जनवरी सॉरी दोस्तों क्या दिया गया, सरकार ने 14 जनवरी 1965 ईस्वी को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। इस संगठन को प्रभावी मूल्य समर्थन लागू करने के लिए खाद्य निगम अधिनियम 1964 ईस्वी के तहत स्थापित किया गया था दोस्तों। किसके तहत, 1964 ईस्वी के तहत स्थापित किया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें देख लेते हैं। यह एक वैधानिक निकाय है, कैसा निकाय है दोस्तों, पूछा जाएगा कि कैसा निकाय है भारतीय खाद्य निगम, तो ये वैधानिक निकाय है दोस्तों, और भारत सरकार द्वारा संचालित होता है दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा यह संचालित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थक संचालक है दोस्तों, मतलब किसानों के मूल्य समर्थक संचालक है दोस्तों। अगला पॉइंट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण करता है दोस्तों, मतलब जहाँ जहाँ राशन दिया जाता है उसमें एफसीआई ही वितरण करते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में क्या दिया गया है, किस राज्य में मूत्रेतम पोर्टल लॉन्च किया गया है, मूत्रेतम पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, किस राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, तमिलनाडु राज्य में दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा राज्य में, तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो चेन्नई है दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ, चेन्नई है दोस्तों। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन से। 22 अक्टूबर क्या है दोस्तों, 22 अक्टूबर 2021 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, एम.के. स्टालिन द्वारा क्या है दोस्तों, एम.के. स्टालिन द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की क्या दिया गया है दोस्तों, मुनीत्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। ई पोर्टल को बहुत हमेशा याद रखिएगा आप लोग। अगला पॉइंट दिया गया है, यह वेब पोर्टल तमिलनाडु ई गवर्नेंस एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है दोस्तों, किसके द्वारा, ई गवर्नेंस एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इस वेब पोर्टल के अंतर्गत मासिक आधार पर वित्तीय और भौतिक दोनों मापदंडों परियोजनाओं के अनुबंध की तारीख, शुरू होने की तारीख, लागत अनुमान और प्रगति प्रमुख वितरण शामिल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, यह पोर्टल परियोजनाओं की प्रगति में विलंब करने वाले कारणों से चिन्हित कर उसे अनुमति देता है, मतलब कोई भी वहाँ पर प्रगति से रुकता है उसको क्या करता है, यह पोर्टल वहाँ पर सुनिश्चित करता है कि काम जल्दी उसको फास्ट करिए दोस्तों। जिस पोर्टल का नाम क्या है दोस्तों, ई मुत्रेतम दोस्तों, याद रखिएगा। ई मुत्रेतम एक बहुत प्रकार का पोर्टल है जो तमिलनाडु राज्य के द्वारा किया गया है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, पानी में नाइट्रोजन समानता किस रूप में पाया जाता है दोस्तों, मतलब पानी में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। क्या होता है, नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है पानी में नाइट्रोजन दोस्तों, याद रखिएगा। पानी का, अगर पानी का रासायनिक सूत्र पूछा जाएगा क्या जगह, तो H2 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। क्या होता है, H2 होता है। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। पानी में नाइट्रोजन आमतौर पर नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है दोस्तों, जिसका सूत्र होता है NO3। नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है दोस्तों, NO3 होता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, सभी पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन NO3 नाइट्रेट आयन के रूप में क्या करते हैं, अवशोष करते हैं दोस्तों। सभी पौधे जो होता है नाइट्रेट के रूप में अवशोष करते हैं। अगला पॉइंट है, फिर इन्हें अमीनो एसिड में संयोजित करते हैं दोस्तों। फिर इसको क्या करते हैं, जब अवशोषित करने के बाद क्या करते हैं, अमीनो एसिड में संयोजित करके अमोनियम आयनों में से परिवर्तित किया जाता है, अंततः प्रोटीन में परिवर्तित किया जाता है दोस्तों। लास्ट में क्या करता है, प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है। पहले क्या करता है, नाइट्रोजन में होता है, फिर अमीनो एसिड में होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन में परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, दिल्ली के हौज खास क्या है दोस्तों, दिल्ली की हौज खास में चोर मीनार क्या है दोस्तों, चोर मीनार, याद रखिए, चार मीनार नहीं है, चोर मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, दिल्ली के हौज खास इलाके में दोस्तों, याद रखिएगा। जबकि चार मीनार कहाँ है, वो दोस्तों क्या है, हैदराबाद में, जबकि ये चोर मीनार दिया गया। चोर मीनार जो है उसका निर्माण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों। कौन किए थे, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था दोस्तों, चोर मीनार, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली के हौज खास इलाके में दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स क्या दोस्तों, चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स एक 13वीं शताब्दी की मीनार है दोस्तों, याद रखिएगा, जिसमें 225 छेद है। कितने हैं, चोर मीनार में छेदों की संख्या कितनी है, तो 225 है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसे अलाउद्दीन खिलजी के शासन का नाम बनाया गया था दोस्तों। अगला पॉइंट है, यह धारण है कि यह एक टावर ऑफ वीहिडिंग था, जहाँ 225 क्षेत्रों के माध्यमों से चोर सिर प्रदर्शित किए गए थे दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि खिलजी राजा ने दिल्ली में एक और बस्ती के साथ जुड़ने से रोकने के लिए मंगोलों लोगों को बस्ती कर वध कर दिया गया था। यह हौज खास नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, मतलब यह हौज खास जो है ना, वो कहाँ पर है दोस्तों, नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है दोस्तों, 12 में दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका क्या दिया गया है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक लोकतांत्रिक संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों, मतलब संविधान को कब अपनाया गया था संयुक्त अमेरिका में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, याद रखिएगा 1787 में दोस्तों, याद रखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया थे दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया है,
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च कानून है दोस्तों, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान क्या है, सर्वोच्च कानून है दोस्तों उसका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1787 ईस्वी में एक लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। कब दोस्तों? 1787 ईस्वी में, जबकि मेरा भारत देश कब गया था? 1950 ईस्वी में दोस्तों। अगला 22 पॉइंट है, 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था दोस्तों। कब लागू हुआ था? 1789 ईस्वी में संविधान लागू हो गया था अमेरिका का दोस्तों। अगला पॉइंट है, वी द पीपल अमेरिका संविधान के पहले 3 शब्द है दोस्तों। वी द पीपल, याद रखिएगा। अमेरिकी संविधान में 27 बार संशोधित किया गया है। कितने बार अमेरिकी संविधान में कितने बार संशोधित किया गया है? वो कितने बार? तो 27 बार किया गया, जबकि भारत में कितने 100 से भी ज़्यादा कर दिया गया है दोस्तों। 100 से ज़्यादा बार संशोधन कर दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट इसमें, पहले 10 क्या है दोस्तों? पहले 10 संशोधनों को सामूहिक रूप से बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बिल ऑफ राइट्स के रूप में जाना जाता है पहली 10 संशोधन को दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है दोस्तों? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद, क्या दिया गया है दोस्तों? किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रिपरिषद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों, मतलब 15%। याद रखिएगा दोस्तों, कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। किसी राज्य मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। याद रखिएगा, 12 से कम नहीं होगी, और परसेंटेज पूछेगा तो 15% से अधिक नहीं होगी दोस्तों। 12 से कम भी नहीं होनी चाहिए। अगला पॉइंट इसी में है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये बात सही है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल भी करते हैं, भी सही है। मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा दोस्तों, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्याप्त अपने पदों धारण करेंगे दोस्तों, मतलब उसी के समक्ष अपने पद धारण करेंगे दोस्तों। अगला इस पॉइंट दिया गया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मंत्रिपरिषद किसके सामुदायिक होते हैं? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, किसी मंत्री का अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल उसे पद की शपथ दिलाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, हाल ही में किस राज्य में समाज सुधारक अभियान चलाया गया? किस राज्य में समाज सुधारक अभियान चलाया गया दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों, बिहार में समाज सुधारक अभियान चलाया गया है बिहार में। किसके द्वारा? नीतीश कुमार के द्वारा दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। 22 दिसंबर, कब दोस्तों? 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतिहारी के, कहाँ दोस्तों? मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधारक अभियानों की शुरुआत की गई थी दोस्तों। मोतिहारी का पूछा जाए किसकी मुख्यालय दोस्तों? तो पूर्वी चंपारण का है दोस्तों, याद रखिए। किसका है? पूर्वी चंपारण का है, जबकि बेतिया किसकी है? पश्चिमी चंपारण का दोस्तों, याद रखिए। पूर्वी चंपारण का है मोतिहारी मुख्यालय दोस्तों। प्रज्वलित बिहार में समाज सुधार अभियान को शुरुआत की गई। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि विकास के साथ साथ समाज सुधार भी आवश्यक है, इसी उद्देश्य से राज्य में शराबबंदी लागू की गई। अगला पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, विदित हो कि 5 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी दोस्तों। अगर पूछा जाएगा बिहार में पूर्ण शराबबंदी की लागू कब किससे किया गया है, तो 5 अप्रैल 2016 से ही दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं इसमें, मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को लोगों को बाहर निकालने का आग्रह किया था दोस्तों। मतलब इस अवसर पर क्या किया था मुख्यमंत्री जी? बाल विवाह, दहेज तथा जैसी कुरीतियों को लोगों को बाहर निकालने की आग्रह किए थे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं क्या दिया गया है। माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रस को छूने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई दोस्तों? दुनिया की सबसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब दुनिया की पहली लड़की बन गई कौन, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। कौन है? मालावत पूर्णा दोस्तों, याद रखिएगा। मालावत पूर्णा है जो दुनिया की पहली महिला लड़की बन गई है माउंट एवरेस्ट और क्या है, माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रस को छूने वाली। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। मालावत क्या है दोस्तों? मालावत पूर्णा माउंट एवरेस्ट और माउंट एलब्रस को छूने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की बन गई दोस्तों। अगला पॉइंट देख लेते हैं। वर्ष 2019 में वह 4 महाद्वीपों में स्थित 4 सबसे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने वाली पहली आदिवासी महिला बनी दोस्तों, याद रखिएगा। पहली आदिवासी महिला भी बनी, जिसमें अन्य 2 अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और दक्षिण अफ्रीका में माउंट एकांकगुआ है दोस्तों। और पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका में कौन सा है माउंट, तो वहाँ पर है एकांकगुआ है दोस्तों। जबकि वहीं पूछा जाएगा अफ्रीका में कौन है, तो किलिमंजारो है दोस्तों, वहाँ का माउंट एवरेस्ट। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें अगला पॉइंट को, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पूछा जाएगा दोस्तों, तो 8,848 कहीं देता है, कहीं 8,850 देता है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब ये दोनों मान को, ये दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, याद रखिएगा। तो भारत का पूछा जाएगा तो कौन है? केटू है दोस्तों। कौन है? केटू है भारत का सबसे ऊंची चोटी दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। माउंट एलब्रस 5,642 मीटर है इसकी ऊंचाई दोस्तों, याद रखिएगा। जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट एलब्रस है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया? भारत का वह पतन जहाँ LNG क्या है दोस्तों? LNG टर्मिनल नहीं है। भारत का कौन सा पतन है जहाँ LNG टर्मिनल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, कांडला। कहाँ नहीं है? कांडला में दोस्तों नहीं है। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। भारत में 5 तरह नेचुरल गैस है के टर्मिनल है दोस्तों। कौन कौन है देख लेते हैं। पहला है दहेज, कौन है? दहेज, जो दहेज कहाँ पड़ता है? गुजरात में दोस्तों। सेकेंड है हजीरा, हजीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में दोस्तों। दहेज और हजीरा कहाँ पर? गुजरात में दोस्तों। थर्ड नंबर में है
कोची, कोची जो है केरल में है। दावोल, दावोल कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। और आगे क्या है 5 नंबर में पारादीप है। पारादीप कहाँ है दोस्तों तो ये उड़ीसा में है दोस्तों, जो भारत के 5 तरल नेचुरल गैस है दोस्तों टर्मिनल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, पारछू झील क्या है दोस्तों, पारछू झील कहाँ स्थित है, तो पारछू झील कहाँ स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब तिब्बत में स्थित है दोस्तों पारछू झील दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, पारछू झील तिब्बत में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है, पारछू झील तिब्बत में स्थित है। अगला पॉइंट है यह तिब्बत की सबसे बड़ी झील है। पारछू झील जो है ना वो तिब्बत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। अगला पॉइंट है इसका निर्माण पारछू नदी द्वारा बंद किए गए हैं। किसके द्वारा, पारछू नदी द्वारा बंद किए गए हैं भूस्खलन से हुआ था दोस्तों, याद रखिए किसके से हुआ था तो भूस्खलन से इसका निर्माण हुआ था पारछू झील का दोस्तों। अगला पॉइंट है पारछू नदी स्पीति में कौड़ी के पास पूर्व से ही हिमालय में प्रवेश करती है दोस्तों। जल्द ही पश्चिम से बहने वाली स्पीति नदियों में मिल जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या देगा है, पगलाड़िया क्या है दोस्तों, पगलाड़िया बांध किस राज्य में स्थित है। बहुत अच्छे बांध है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। पगलाड़िया बांध किस राज्य में स्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, असम राज्य में स्थित है दोस्तों। कहाँ है, असम में। अगर असम का राजधानी पूछा जाता है तो दिसपुर है दोस्तों, जबकि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन है तो हिमंत बिस्वा शर्मा है दोस्तों, याद रखिएगा। पगलाड़िया बांध किस राज्य में है तो पगलाड़िया बांध है असम में दोस्तों। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। पगलाड़िया बांध असम में स्थित है। यह असम के नलबाड़ी जिले में ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी पगलाड़िया नदी पर निर्मित है दोस्तों, जो एक कैसा है बहुउद्देशीय परियोजना है। कैसे परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना मतलब भारत के द्वारा बनाया गया है दोस्तों, याद रखिएगा। पगलड़िया बांध दोस्तों जो किस नदी की सहायक नदी है, वो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी पगलड़िया नदी पर निर्मित किया गया है दोस्तों। चलिए सेकंड पॉइंट इसमें देख लेते हैं। पगलड़िया नदी ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट में आवर्ती बाढ़ के लिए जिम्मेदार है दोस्तों, याद रखिए किसके लिए, बाढ़ के लिए जिम्मेदार है पगलड़िया नदी दोस्तों। अगला पॉइंट, पगलड़िया बांध से होने वाले लाभ में 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ का नियंत्रण होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और जब यही पूछा जाएगा हेक्टेयर में तो वो 5,40,000 दोस्तों, 5,40,000 हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है दोस्तों, जन गण मन क्या दोस्तों, जन गण मन पहली बार कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों। जो जन गण मन था वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मतलब 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था जन गण मन का दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया गया है, जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है दोस्तों। मतलब जन गण जो है भारत का राष्ट्रगान है, जबकि राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत कंफ्यूज क्या करता है क्वेश्चन, जन गण मन कौन है, भारत का राष्ट्रगान है, जबकि राष्ट्रीय गीत क्या है तो वंदे मातरम है दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। अत्यधिक संस्कृति बंगाली में लिखा गया यह नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक बड़ा भजन के 5 चरणों में पहला है दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब अगर यही पूछा गया जन गण मन किसके द्वारा रचित किया गया है दोस्तों, तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता कौन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये रचित किया गया था दोस्तों। अगर रविंद्रनाथ टैगोर का नोबेल पुरस्कार पूछा जाएगा कब दिया गया था दोस्तों, तो 1913 ईस्वी में दोस्तों, याद रखिएगा। कब दिया गया था, 1913 ईस्वी में, जबकि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किया था, 1901 ईस्वी से स्थापित किया गया था दोस्तों। तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को और देख लेते हैं। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था दोस्तों। कब दोस्तों, 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। जन गण मन को आधिकारिक रूप से 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था दोस्तों। किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के में राष्ट्रगान के रूप में इसको अपनाया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन के 100 साल पूरे होने के चिन्हित किया गया है दोस्तों। कब, मतलब 27 दिसंबर 2011 के जनगण मन को 100 साल पूरे होने की चिन्हित किया गया था, क्योंकि यह पहली बार मनाया गया था दोस्तों। कितनी बार, पहली बार मनाया गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है, खर्ची क्या दिया गया है दोस्तों, खर्ची पूजा को भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। मतलब खर्ची पूजा जो होता है ना, खर्ची पूजा वो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों। बहुत अच्छा पूजा है खर्ची पूजा। तो खर्ची पूजा किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है खर्ची पूजा दोस्तों, याद रखिएगा। त्रिपुरा का अगर वहीं पूछा जाएगा, वहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है तो विप्लव देव है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन है त्रिपुरा के, तो विप्लव देव है दोस्तों। अगर त्रिपुरा का वहीं पूछा जाएगा राजधानी कहाँ, तो त्रिपुरा के अगरतला दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं क्वेश्चन के। यह त्यौहार मुख्य रूप से त्रिपुरा राज्य में उत्पन्न होता है दोस्तों। कहाँ पता है, त्रिपुरा राज्य में उत्पन्न होता है। मतलब यह पहले त्रिपुरा के शाही परिवारों का त्यौहार था दोस्तों। पहले किसका त्यौहार था, शाही परिवारों का। वर्तमान में यहाँ तक कि सामान्य परिवार भी इस त्यौहार को मनाते हैं दोस्तों। क्या है, इस त्यौहार को अब सामान्य लोग भी मनाते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है, यह 10 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। मतलब यह त्यौहार जो होता है कितने अवधि के लिए मनाया जाता है, 10 दिन के लिए मनाया जाता है, और प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है दोस्तों। मतलब यह हर साल जो होता है ना, प्रत्येक वर्ष जुलाई के महीने में होता है यह त्यौहार। अगला पॉइंट है, यह त्यौहार भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों। मतलब अगर पूछा जाएगा इस त्यौहार का किस भगवान का फोकस किया जाता है, तो भगवान शिव का मतलब सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष हजारों लोग अगरतला में इस मंदिर की यात्रा करते हैं दोस्तों। मतलब बहुत सारे लोग इस अगरतला में आकर इस मंदिर का यात्रा करते हैं दोस्तों, जिससे वे देवताओं को
श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आप लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार पत्र क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रहे सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। सिल्वर लाइन बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सिल्वर लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। केरल राज्य का है कौन सा परियोजना, सिल्वर लाइन परियोजना दोस्तों। याद रखिएगा जो समाचार में हमेशा ही रहती है, सिल्वर लाइन परियोजना केरल राज्य का है। जो केरल के हम अवगत ला देते राजधानी कहाँ है तो तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। तो केरल के राजधानी कहाँ है तिरुवनंतपुरम में दोस्तों। चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। केरल कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी कर दी गई दोस्तों। इसके लिए सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना दोस्तों, उसी के लिए सिल्वर लाइन ने भूमि अधिग्रहण पर काम करना शुरू कर दिया दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। इसका उद्देश्य राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के बीच क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है ना राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के बीच यात्रा के समय को कम करना दोस्तों, यही इसका मेन उद्देश्य है। इस परियोजना का अगला पॉइंट है, इस परियोजना में राज्य के दक्षिणी छोर और राज्य के राजधानी तिरुवनंतपुरम को कासरगोड के उत्तरी क्या है दोस्तों, कासरगोड के उत्तरी छोर से जोड़ने वाली यह राज्य के माध्यम से एक सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का निर्माण करना शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया है दोस्तों, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों, मतलब अक्षपाद गौतम दोस्तों। कौन है, अक्षपाद गौतम जो है वो न्याय दर्शन के संस्थापक है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन के महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, न्याय सूत्र क्या है दोस्तों, न्याय सूत्र एक प्राचीन भारतीय संस्कृति ग्रंथ है दोस्तों। क्या है, संस्कृत ग्रंथ है जो अब अक्षपाद गौतम द्वारा रचित किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा, अक्षपाद गौतम के द्वारा रचित किया गया है न्याय सूत्र दोस्तों, याद रखिएगा। और हिंदू दूरदर्शन के न्याय संख्या के आधार पर क्या है दोस्तों, भूत पाठ है दोस्तों, याद रखिएगा। और हिंदू दर्शन के न्याय संस्थाओं का आधारभूत पाठ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। यथार्थ के अभ्यासी और अस्तित्व के रूप में न्याय दर्शन वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है दोस्तों। किसके लिए, मतलब न्याय दर्शन के वास्तविकता को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 23 में क्या दिया गया है, 26 जनवरी दोस्तों। क्या दिया गया है दोस्तों, 26 जनवरी 2022 को कौन राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला बन गई दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला जब भी आएगा तो क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 26 जनवरी 2022 को कौन राफेल लड़ाकू क्या है दोस्तों, राफेल लड़ाकू जो फ्रांस ने बना के दिया था दोस्तों, उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला कौन बन गई है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब शिवांगी सिंह है दोस्तों। कौन है, शिवांगी सिंह है जो राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला बन गई दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। 26 जनवरी 2022 को शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाले देश की पहली महिला पायलट बन गई। 26 जनवरी मतलब इस साल ही स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया था उसी समय शिवांगी सिंह ने लड़ाकू विमान जो उड़ाकर वो क्या कहते थे देश की पहली महिला पायलट बन गई थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजपथ पर परेड में निकाली वायुसेना की झांकी को राफेल विमानों को उठाया था दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब जिस समय वो झांकी दिखाया गया था राजपथ पर उसी समय वो राफेल उड़ाई थी दोस्तों। कौन, शिवांगी सिंह दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। वह वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनाने वाली दुनिया की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बन गई दोस्तों। वो दुनिया की भी पहली लड़ाकू विमान पायलट बन गई दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसमें दिया गया है। गत वर्ष भावना कंठ वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनाने वाले देश की पहली महिला लड़ाकू पायलट बन गई थी दोस्तों। जबकि इसे पिछला साल जो हुआ था ना उस समय देश की पहली महिला जो थी ना वो क्या नाम थी, भावना कंठ, वो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट बन गई थी दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। शिवांगी सिंह पंजाब के अंबाला स्थित सेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन का हिस्सा है दोस्तों। किसका हिस्सा है, शिवांगी सिंह। तो पंजाब में के अंबाला में जो स्थित है ना वायुसेना के गोल्डन एरोज, वहाँ के वो प्रमुख हिस्सादारी है दोस्तों, उनका प्रमुख हिस्सा स्क्वाड का हिस्सा है दोस्तों। किसका, शिवांगी सिंह का दोस्तों। चलिए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं। अगला क्वेश्चन में 24 नंबर में क्या दिया गया है दोस्तों। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। किस सम्राट के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। अकबर जो सम्राट जो थे ना वो क्या बोले थे, अपनी सेना के शिवपुरी से हाथियों को ले लिया था दोस्तों, याद रखिएगा। किसने, अकबर ने दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। सम्राट अकबर के लिए कहा जाता है कि उन्होंने अपनी सेना क्या दोस्तों, उन्होंने अपनी सेना के लिए शिवपुरी से हाथियों को लिया गया था दोस्तों। कहाँ से, शिवपुरी से दोस्तों। अकबर, अगले पॉइंट है दोस्तों, अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे दोस्तों। क्या में थे, तीसरे मुगल सम्राट थे दोस्तों। पहले कौन थे, बाबर थे, दूसरे हुमायूं थे, तीसरे के अकबर थे दोस्तों। जिन्होंने अकबर का जो कार्यकाल था ना 1565 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक शासन किया था दोस्तों। कौन, अकबर ने, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे दोस्तों। अगला पॉइंट दिया गया है। अकबर शासक बैरम खान की निगरानी में अपने पिता हुमायूं के उत्तराधिकारी बने थे दोस्तों। किसके निगरानी में, बैरम खान के निगरानी में दोस्तों अपने पिता के उत्तराधिकारी बने थे। जो उसके पिता कौन थे, हुमायूं थे दोस्तों। इसके पिता कौन थे, तो बाबर थे दोस्तों। अगला इसमें पॉइंट दिया गया है। बैरम खान ने ईवा सम्राट क्या दोस्तों, बैरम खान ने ईवा सम्राट को भारत में मुगल डोमेन को विस्तार और
समेकन में मदद की थी दोस्तों। किसको? मतलब भारत में मुगल डोमेन को विस्तार और समेकन में मदद किया था कौन? गैरब खान ने दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसमें दोस्तों। क्या देखा? उसकी शक्ति और प्रभाव पूरे उपमहाद्वीप में बढ़ी है दोस्तों। किसकी? उसकी शक्ति और प्रभाव से उपमहाद्वीप में पड़ी थी दोस्तों। किसकी? अकबर के दोस्तों। अगला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। अकबर ने प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली को स्थापना की थी दोस्तों। किसकी? अकबर ने प्रशासन केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की थी दोस्तों। किसने? अकबर ने। चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कहाँ एयर डिफेंस एंड गाइडेड मिसाइल स्कूल स्थापित किया गया है दोस्तों? मतलब कौन सी जगह पर एयर डिफेंस एंड गाइडेड स्कूल स्थापित किया गया है? जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। मतलब गोपालपुर उड़ीसा में दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एयर डिफेंस एंड गाइडेड मिसाइल स्कूल का स्थापना कहाँ किया गया है? तो गोपालपुर, जो उड़ीसा में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उड़ीसा में अगर पूछा जाएगा वहाँ अभी वहाँ का कौन है अभी मुख्यमंत्री? तो वहाँ का नवीन पटनायक जी है। और उड़ीसा का अगर पूछा जाएगा राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।